मोलैरिटी के बाद अब जो मैं कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाऊंगा, इस कंसंट्रेशन टर्म में और मोलैरिटी में क्या फर्क है, तो हमारी थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी या डिनोटेड बाय स्मॉल m। बड़ी ही स्पेशल टर्म है। मोलैरिटी क्या है टेक्निकली, यहां पर मेरे पास सॉल्वेंट है और मैं सॉल्वेंट ले रहा हूं 1 किलोग्राम, दैट इज 1000 ग्राम। इस 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर मुझे सोल्यूशन बनाना है, तो मैं क्या मिलाऊं, क्या मिक्स करूं? आपके दिमाग में क्या मिलाना है? सल्यूट। क्या मिलाएंगे? सल्यूट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में अगर मैं सल्यूट मिलाऊंगा तो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सल्यूशन। सल्यूशन बन जाएगा, लेकिन सल्यूट किस हिसाब से मिलाओगे? तो सल्यूट लोगे मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स। तो सल्यूट के जितने भी मोल्स 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे वही कहलाएगी मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब है इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विच आर डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। बच्चों अगर मेरे पास 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, ठीक है, इसमें मैं सल्यूट के मिलाता हूं 5 मोल्स मिलाता हूं, तो भैया मोलैलिटी 5 हो जाएगी। अगर मैं सल्यूट के 10 मोल्स मिलाता हूं तो मोलैलिटी 10 हो जाएगी। अगर मैं सल्यूट के x मोल्स मिलाता हूं तो मोलैलिटी x हो जाएगी। मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सल्यूट के जितने मोल्स मिलाओगे वो मोलैलिटी कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विच आर डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों ये जो दिख रहा है ये डेफिनेशन भी बता रहा है, यही हमारा फॉर्मूला भी बताएगा कैसे। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू सल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास WA, इक्वेशन नंबर 1। जैसा कि हम सब जानते हैं कि NB का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास का मतलब W सल्यूट के लिए B अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट MB। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी WA लिखा हुआ है तो यहां मैंने WA लिख दिया, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज होता है जब WA मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में हो, किलोग्राम में। अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में है तो फॉर्मूला आ जाएगा गिवन मास ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। अगर गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो ऊपर फॉर्मूले में 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारा मोलैलिटी का आ गया कंप्लीट फॉर्मूला। तो बच्चों ये दोनों फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, दोनों में से ज्यादा यूज होता है ये वाला जहां पे गिवन मास दिया जाता है ग्राम में। रिमेंबर WB का मतलब है गिवन मास ऑफ सल्यूट, MB का मतलब है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, और WA का मतलब है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में जाकर के मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच आपने क्या डिफरेंस नोटिस करा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मोलैलिटी का सिंबल, अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो होता है स्मॉल m। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है मोलल, दैट इज स्मॉल m, और इसी मोलल को हम लोग मोल पर किलोग्राम भी कहते हैं। बच्चों रिमेंबर मोलल का मतलब मोल पर किलोग्राम, कंफ्यूज मत होना, न्यूमेरिकल में आएगा ही आएगा, खास तौर से कॉलिगेटिव के न्यूमेरिकल में। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, मतलब मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, कभी भी नहीं करती, क्योंकि इसके फॉर्मूले में कहीं भी V नहीं आता, वॉल्यूम नहीं आता। इसके कंप्लीट फॉर्मूले में मास आ रहा है, मास ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, और बच्चों इसी वजह से मोलैलिटी और मोलैरिटी में बेटर टर्म होती है मोलैलिटी। रिमेंबर, so we always prefer molality on मतलब मोलैलिटी और मोलैरिटी में किसे आप बेस्ट मानते हो? आप बेस्ट मानते हो मोलैलिटी को। आप किसे पसंद करते हो? आप किसे प्रेफर करते हो? मोलैलिटी को। ये हमारे क्वेश्चन में आता है, रिमेंबर। तो इसी के साथ मोलैलिटी होती है कंप्लीट। बच्चों कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट करो यार, और देखो कनेक्ट होते रहो, जो वीडियोस में बताया जा रहा है उससे कनेक्ट होते रहो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो, बताओ कि मोलैलिटी और मोलैरिटी का टेक्निकल डिफरेंस क्या है, टेक्निकल डिफरेंस क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। मुझे पूरा यकीन है कि आपने मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच का बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्या बेसिक डिफरेंस है तो मैं बता देता हूं। देखो भाई, मोलैलिटी में हम लेते हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट
मोलैरिटी में हम लेते हैं 1 लीटर सोल्यूशन, तो एक जगह सोल्यूशन बनाते हैं मोलैरिटी में, एक जगह सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं मोलैरिटी में। तो अगर कभी कंसंट्रेशन पे क्वेश्चन आए तो तुम मोलैरिटी का यूज करना। अब ज्यादा कंफ्यूज मत हो, चलो आगे बढ़ते हैं अगली कंसंट्रेशन टर्म पर। अगली कंसंट्रेशन टर्म मतलब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? तो नॉर्मेलिटी को समझने का बड़ा नॉर्मल तरीका है, और वो क्या नॉर्मल तरीका है तो आप समझो। ये हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें हमारे पास 1 लीटर सोल्यूशन है। इस बार मैं फिर सोल्यूशन को गाढ़ा करना चाह रहा हूं, गाढ़ा कंसंट्रेटेड करना चाह रहा हूं, तो मैं सोल्यूशन में मिलाता हूं सल्यूट। क्या मिलाता हूं? सल्यूट। लेकिन मैं सल्यूट को अगर मोल में ले लूंगा तो वो तो मोलैरिटी बन जाएगी जो अभी पढ़ा था, इसीलिए मैं सल्यूट को ले रहा हूं ग्राम इक्विवेलेंट में। यहां पर आप सल्यूट के लेते हो नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम मोल या मोल अलग चीज है और ग्राम इक्विवेलेंट अलग चीज है। यहां आप सल्यूट के लेते हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बच्चों अगर सॉल्यूशन के मैं 5 ग्राम इक्विवेलेंट ले लूं, 5 ग्राम इक्विवेलेंट, तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी 5। अगर मैं सल्यूट के यहां पे 10 ग्राम इक्विवेलेंट ले लूं तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी 10। अगर मैं सल्यूट के 20 ग्राम इक्विवेलेंट ले लूं तो नॉर्मेलिटी 20। मतलब इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट विच आर डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। और 1 लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं, दोनों बराबर होते हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है मास ऑफ सल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में दिया है या डेसीमीटर क्यूब में दिया है तो कोई बात नहीं, बढ़िया है, इसी को यूज करो। लेकिन 99% न्यूमेरिकल्स में सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में देते हैं, तब क्या करना है? तब फॉर्मूला बदलना है। मास ऑफ सल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ऊपर आ जाएगा 1000। ये फॉर्मूला तब यूज करना जब आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में या क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया जाए, सीसी में दिया जाए। सीसी होता है ना क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगर आपको वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया जाए तो आप 1000 का मल्टीप्लाई करोगे। और बच्चों यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉर्मेलिटी की अगर हम बात करें तो नॉर्मेलिटी का सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। नॉर्मेलिटी की यूनिट अगर हम देखें तो यूनिट होती है नॉर्मल। अगेन इसे भी एन से डिनोट करा जाता है। मतलब एन मतलब 5 नॉर्मल सोल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी 5 है, 10 नॉर्मल सोल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी 10 है, सिंपल है। और नॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। नॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है क्योंकि आप देख सकते हो नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में V आ रहा है, V जहां भी V आ रहा है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो नॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक बड़ी जरूरी बात, कई बार आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इक्विवेलेंट मास नहीं मालूम होता कि सर ये क्या है, सर बता दो सर इसके बारे में। तो बेटा अगर आपको इक्विवेलेंट मास नहीं मालूम तो आप एक काम करो, आप प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में देखो, मैं बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, आपका काम बेस्ट तरीके से होगा। प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 11 या 12 है, उसमें इक्विवेलेंट मास को ही डिफाइन करा गया है। पूरा लेक्चर उसी पे 15-20 मिनट्स का लेक्चर है, लेकिन वो 15-20 मिनट आपके 12th में बहुत सारी जगह आपकी हेल्प कर देंगे। तो आप उस लेक्चर को देख लो, लिस्ट में जाओ, जेई नीट सीरीज है, उसमें मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 11 या 12 है। आप देखो, आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा और आप कभी गलती नहीं करोगे इक्विवेलेंट मास में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या फर्क है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो और अपनी कॉपी में भी लिखो। चलिए अगली कंसंट्रेशन टर्म पे आते हैं और हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन, डिनोटेड बाय एक्स। देखो, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है एक ऐसा रेशो, एक ऐसा डिवीजन जहां पे आपको जो वैल्यू आपको चाहिए वो ऊपर लेते हो, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू लेते हो। टोटल वैल्यू आपकी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। जैसे मैथ्स में आपके 100 मार्क्स में से 90 मार्क्स आए तो आपकी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, ऐसे ही लिखते हैं ना। किसी सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ, ऐसी क्लास टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का, और 10 मार्क्स के टेस्ट में आपके आए 8 मार्क्स,
तो आपकी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, ये रूल होता है, इसे फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब मोल फ्रैक्शन का मतलब ये जो फ्रैक्शन आप लिख रहे हो ये मोल्स के लिए लिखोगे। किसके लिए लिखोगे? मोल्स के लिए। कैसे लिखोगे मैं समझा रहा हूं। हमारे पास टू सब्सटेंस हैं ए एंड बी, ए के नंबर ऑफ मोल्स Na और बी के नंबर ऑफ मोल्स Nb। अब अगर आपको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसकी वैल्यू ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। तो आप क्या करोगे, ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन Na प्लस Nb। सिंपल है। अगर आपको बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बी के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन दैट इज Na प्लस Nb। इट इज वेरी सिंपल। तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन component to the total moles of all components which are present in a solution। और मोल फ्रैक्शन जब भी आप ऐड करोगे तो बच्चों इसका सम आप निकाल के जब भी देखोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा, आंसर 1 हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन 2 सब्सटेंस का ऐड करो तब भी 1 आएगा, 3 सब्सटेंस का ऐड करो तब भी 1 आएगा, 300 सब्सटेंस का ऐड करो तब भी 1 आएगा, 200 सब्सटेंस का ऐड करो तब भी आंसर 1 आएगा। तो मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। 12th सेंट्रल बोर्ड का क्वेश्चन है, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ 3 कंपोनेंट्स A, B एंड C। क्या आंसर होगा? आंसर इज 1। सिंपल है। मोल फ्रैक्शन का जब रेशियो लेते हो तो जिनके मोल फ्रैक्शंस होते हैं सामने उन्हीं के मोल्स आ जाते हैं, मतलब XA के सामने Na आ जाएगा, XB के सामने NB आ जाएगा। और यार मुझे पूरी उम्मीद है, इतनी मैथ्स तो तुम्हें आती है कि XA की वैल्यू रखो, XB की वैल्यू रखो, इन दी एंड कैलकुलेट करने पे यही आएगा। तो मोल फ्रैक्शन का रेशो हमेशा मोल्स के रेशो के बराबर होता है। इस तरह से मोल फ्रैक्शन कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जरा जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में एक बार यस लिख दो यार, थोड़ा इंटरेक्शन चलता रहना चाहिए, अच्छा लगेगा। और लाइव क्लासेस के लिए भी अगर आप डिमांड करोगे तो हम लोग लाइव लेक्चर भी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स या यूनिट्स के। तो चलिए, मोल फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मैं जल्दी से आपके लिए एक फटाक से एक न्यूमेरिकल लिखता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है और ऐसे रैंडम क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिल सकते हैं। क्वेश्चन ये है, 5.85 ग्राम NaCl is dissolved in 100 ग्राम वाटर। ठीक है, डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। आपको दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालना है, NaCl के और वाटर के। देखो भाई, NaCl कम अमाउंट में है, वाटर ज्यादा है। वाटर को सॉल्वेंट बोलेंगे, सॉल्वेंट का सिंबल A होता है, सल्यूट का सिंबल B होता है। और यहां आपको मोल्स नहीं दिए, यहां मास दिया है। मास ऑफ सल्यूट 5.85 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम। देखो बच्चों, इतना तो पता होता है, NaCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5, ये इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, यूनिट है ग्राम पर मोल, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। अब आपके पास मास है, आपके पास मॉलिक्यूलर मास भी है, और अगर आपको नहीं याद है तो टेंशन मत लेना, मैं इस यूनिट में बताऊंगा, कुछ कुछ चीजों के मॉलिक्यूलर मास याद कर लो, एक टेबल बनवाऊंगा, उसके हिसाब से अपन चलेंगे। ठीक है, तो आपके पास मास है, आपके पास मॉलिक्यूलर मास है। अब क्या बचा? अब आप निकालो मोल्स। कैसे निकालोगे मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो इसका फॉर्मूला है मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। ए का मास 100, मॉलिक्यूलर मास 18, आंसर आएगा 5.55। आंसर 5.55 आएगा, चेक कर लेना, यूनिट होगी मोल, MOL। इसी तरह अगर NB निकालना है तो NB निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा WB, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। सल्यूट का मास है 5.85 और मॉलिक्यूलर मास है 58.5, आंसर आएगा 0.1 यूनिट होगी मोल। तो हमारे पास Na और Nb आ गया। अब निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। किसका निकालें? चलो A का निकालते हैं पहले। अगर आपको XA निकालना है तो फॉर्मूला होगा Na अपॉन Na प्लस Nb। Na की वैल्यू है 5.55 डिवाइडेड बाय अगेन Na, तो वैल्यू है 5.55 और Nb की वैल्यू 0.1। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.98, अराउंड 0.98। ठीक है,
जब आप एक्स बी निकालोगे तो फॉर्मूला आएगा एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। एन बी की वैल्यू 0.1 और एन ए की वैल्यू 5.55 प्लस एन बी की वैल्यू 0.1, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा अराउंड 0.02। हालांकि 0.018 समथिंग आने वाला है, लेकिन 0.02। तो बच्चों फाइनली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मतलब वाटर आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट आ गया, और इसी के साथ हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इस क्वेश्चन को एक बार जरा क्विक रिवाइंड करते हैं। तो देखो, आपको इस क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है NaCl की, ये सल्यूट है। आपको वाटर का मास दिया गया, ये सॉल्वेंट है। इनके मॉलिक्यूलर मास नहीं दिए, तो डोंट वरी, मैं एक टेबल बनवाऊंगा, उसमें अपन कुछ मॉलिक्यूलर मास याद करना है, वो कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करा, आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट मतलब सॉल्वेंट सल्यूट दोनों के निकालो। दोनों के मास दिए हुए हैं, हमने दोनों के मॉलिक्यूलर मास लिख लिए। मॉलिक्यूलर मास लिखने के बाद दोनों के मोल्स निकाले। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो आपने इन दोनों के मोल्स निकाले। मोल्स निकालने के बाद टेक्निकली आपने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला फिट करा, और उस फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज आ रही हैं उनको रखा, और आंसर आ गया। वन मोर मेथड, आप XA और XB में से अगर कोई एक चीज निकाल लेते हो, कोई एक चीज, तो दूसरी वैल्यू निकालने का एक और बड़ा शानदार तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, आपने XB निकालना है, XA की वैल्यू पता है आपको, XA आ चुका, अब आप XB निकालोगे तो क्या है, XA प्लस XB होता है 1। फॉर एग्जाम्पल, XB हमें पता है क्या होता है, क्या XB है, वो न्यूमेरिकल में दिया गया है, या हमने कैलकुलेट कर लिया। अब XA बचा है, तो इस XB को RHS में भेज दो, तो XA हो जाएगा 1 माइनस XB। सिंपल है। और अगर मान लो XB दिया हुआ, XB आपको निकालना है और XA दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, XB बराबर 1 माइनस XA। ऐसा करने से आपका टाइम भी बचेगा, आपके एफर्ट्स भी बचेंगे, और आपकी कैलकुलेशन बहुत जल्दी और बहुत एक्यूरेट आएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। अब मैं आपको एक और न्यूमेरिकल देता हूं, जिससे आपकी मोल फ्रैक्शन की कहानी और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन को लेकर हमारा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन, और ये हायर ऑर्डर लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, तो भाई इस पे जरा ध्यान देना, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 6% एक्वस इथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया एक्वस का मतलब होता है जहां पे वाटर होता है सॉल्वेंट। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि यहां पे वाटर ही है सॉल्वेंट, वाटर में इथाइल एल्कोहल है। 6% एक्वस इथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल एक ही चीज है, फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसका मॉलिक्यूलर मास दिया है 46। अब हमें इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले 6% का मतलब होता है 6 ग्राम इथाइल एल्कोहल इन 100 ग्राम सॉल्वेंट। और भाई सॉल्वेंट यहां पर वाटर है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एक्वस का मतलब ही होता है वाटर। यहां पे आपको दो चीजें दी हैं, 6 ग्राम इथाइल एल्कोहल। 6 ग्राम इथाइल एल्कोहल का मतलब मास ऑफ सल्यूट 6 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया है 46 ग्राम पर मोल। बिल्कुल क्लियर हो गया। मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास बेटा कभी उम्मीद भी मत करना कि न्यूमेरिकल में दिया जाएगा, वो 18 होता है, 1818। तो इसका मॉलिक्यूलर मास दिया है 18 ग्राम पर मोल। अब करना क्या है, दोनों के मोल्स निकाल लो। चलिए निकालते हैं। सल्यूट के मोल्स निकालना है तो मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। सल्यूट का मास है 6, मॉलिक्यूलर मास है 46। 6 डिवाइडेड बाय 46। आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.13 मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट आप निकालोगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसका मास है 100, मॉलिक्यूलर मास होता है 18। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5.55 मोल। फाइनली हमें निकालना है इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन, मतलब बी का मोल फ्रैक्शन, बी मतलब सल्यूट। तो आप जब XB निकालोगे तो फॉर्मूला आएगा NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। NB की वैल्यू 0.13, Na की वैल्यू 5.55 प्लस 0.13। बच्चों इसे सॉल्व करके देखो, आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा अराउंड 0.022।
तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया इथाइल अल्कोहल का और इसी के साथ कंप्लीट। लेकिन इमेजिन करो कि आपको मोल फ्रैक्शन वाटर का भी निकालना है, एक्स से भी निकालना है। ये तो एक्स भी आ गया, अब अगर आपको एक्स से भी निकालना है तो आप क्या करोगे? आप अगर एक्स से निकालना चाहते हो तो आप 1 माइनस एक्स भी कर दो। सिंपल है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है ज्यादा। 1 माइनस एक्स भी कर दो क्योंकि एक्स भी तो नोन हो चुका है ना, पता चल चुका है। तो ये क्या आ जाएगा? एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.022, तो आंसर आ जाएगा अराउंड 0.978 अप्रॉक्स। और इस तरह से हमारा मोल फ्रैक्शन का एक और बड़ा हायर लेवल का न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। इस न्यूमेरिकल में मैंने टू कंसंट्रेशन टर्म का यूज करा। अगर आपने ध्यान दिया हो, एक कंसंट्रेशन टर्म मास परसेंटेज का यूज करा और सेकंड कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन का यूज करा। और बच्चों, ये मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को लेकर हर एंगल का क्वेश्चन आपने कवर कर लिया, बाकी को शीट के लिए भी छोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी 6 नंबर की कंसंट्रेशन टर्म। 6 नंबर की पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, एक बड़ी अच्छी कंसंट्रेशन टर्म है, बेसिक कंसंट्रेशन टर्म है। पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। देखो यार, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख का मतलब होता है 10 टू दी पावर 6। तो जहां भी मिलियन की बात करें, समझ जाना 10 टू दी पावर 6 की बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज पीपीएम? अब ये पीपीएम क्या है? तो पीपीएम का मतलब होता है इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। It is the amount of solute in grams which are present per million grams of solution। क्या हुआ, नहीं समझे? मैं समझा देता हूं। हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास बहुत सारा सोल्यूशन है। 1 मिलियन मतलब 10 टू दी पावर 6 ग्राम सोल्यूशन, बहुत सारा सोल्यूशन। इतने ज्यादा सोल्यूशन के अंदर हमारे इस सोल्यूशन में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में 1 मिलियन ग्राम है। 1 मिलियन ग्राम मतलब 10 टू दी पावर 6। इतनी ज्यादा क्वांटिटी वाले सोल्यूशन में कुछ सल्यूट भी है। ये सल्यूट पार्टिकल्स हैं और ये सल्यूट पार्टिकल्स कुछ ग्राम में है, बहुत कम क्वांटिटी में, ट्रेसेस में। तो 1 मिलियन ग्राम सोल्यूशन, 10 टू दी पावर 6 ग्राम सोल्यूशन में सल्यूट जितना भी ग्राम होगा ना, वो उतना पीपीएम कहलाएगा। अगर सल्यूट 5 ग्राम है तो 5 ग्राम का मतलब होगा 5 पीपीएम सोल्यूशन। अगर सल्यूट 10 ग्राम है तो 10 ग्राम का मतलब होगा 10 पीपीएम सोल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम which is present in 1 million gram of solution। तो 1 मिलियन ग्राम सोल्यूशन में जितना सल्यूट है वो उतना पीपीएम कहलाएगा। पीपीएम का यूज तब करा जाता है जब सोल्यूशन बहुत ज्यादा हो और सल्यूट बहुत माइन्यूट हो, ट्रेसेस में हो। इसीलिए एटमॉस्फेयर के अंदर जितना भी पोल्यूशन होता है उस पोल्यूशन को काहे में मेजर करा जाता है? पीपीएम में। नोट कर लेना, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इज मेजर्ड इन पीपीएम। बच्चों, पीपीएम की ये तो डेफिनेशन हो गई, ये आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और याद रखना, पीपीएम तब यूज करते हैं जब कोई सब्सटेंस ट्रेसेस में हो। ट्रेसेस मतलब बहुत कम हो। अब पीपीएम का फॉर्मूला क्या होगा? तो चलिए फॉर्मूले पे आते हैं। अगर आपको पीपीएम निकालना है एक सब्सटेंस का ए का, जिसका पीपीएम निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, क्योंकि टोटल का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 6। सिंपल है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 6, क्योंकि आप बात कर रहे हो पीपीएम की। इस तरह से आप पीपीएम का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। पीपीएम के क्वेश्चन की एक बड़ी बात यह है कि पीपीएम के क्वेश्चन में सल्यूट बहुत कम होता है, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो हमेशा सल्यूट की वैल्यू लेना डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन की वैल्यू लेना। रिमेंबर, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि हमारे पास 0.2 ग्राम, बच्चों एक क्वेश्चन है कि 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन। देखो हमारे टूथपेस्ट में नमक होता है, पता है, वो सभी लोगों ने एडवर्टीजमेंट कर करके बता दिया, लेकिन वो नमक NaCl नहीं होता। वो नमक कौन सा है? या तो क्लोराइड आयन या फिर फ्लोराइड आयन। तो टूथपेस्ट में 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयंस हैं। 500 ग्राम का टूथपेस्ट का सैंपल है जो आप मार्केट से खरीद के लाए हो, वो 500 ग्राम है, 500 ग्राम। अब आपको ये बताना है कि फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन पीपीएम में। देखो भाई, फ्लोराइड आयन की वैल्यू 0.2 है, टोटल वैल्यू है 500। तो आप क्या करोगे? जब आप सॉल्व करोगे तो आप निकालोगे पीपीएम इज इक्वल्स टू मास ऑफ फ्लोराइड आयन, जिसकी वैल्यू निकालना है उसका मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो बेटा टोटल मास आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 6। सिंपल है यार, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 टू दी पावर 6 का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना आप लोग। 10 टू दी पावर 6 को 0.2 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 3
डिवाइडेड बाय 500, और आपको पता है 10 टू द पावर 3 का मतलब 1000 होता है, तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 500, और आपको पता है 1000 500 से कैंसिल होगा, 500 2 जार 1000, सिंपल है। अब आप 2 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू 10 टू द पावर 3 ppm। इतना ppm कंसंट्रेशन है फ्लोराइड आयन का। ग्राम में तो सिर्फ 0.2 था, लेकिन जब ppm में निकाला तो 0.4 इंटू 10 टू द पावर 3 ppm हो गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, और अगर आप चाहो तो इसको और ओपन करके लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 400 ppm। तो आप देख सकते हो जो चीज ग्राम में सिर्फ 0.2 थी वो ppm में 400 हो गई है। तो ppm इज अ डिफरेंट थिंग, जहां पर ppm में आप उन चीजों को निकालते हो जो ट्रेसेस में होती हैं। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। और बच्चों, इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 1 डे 1 का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब आप वेट करो लेक्चर नंबर 2 के लिए, जल्द ही आपको लेक्चर नंबर 2 मिलेगा। आज के ही डे में आपको लेक्चर नंबर 2 मिलेगा। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि सर ये टाइम पे आप वीडियो रिलीज करो, क्योंकि हम लोगों को वीडियो रिलीज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दिन में कितने बजे वीडियो चाहते हो? शाम 5 बजे चाहते हो, शाम 6 बजे चाहते हो, शाम 8 बजे चाहते हो? और अगर 2-2 वीडियोस एक साथ आ रहे हैं तो आप पहला वीडियो कब चाहते हो? क्योंकि ज्यादातर 2-2 वीडियोस ही रहेंगे, 3 भी हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट वीडियो 6 PM पे रिलीज कर देते हैं, सेकंड वीडियो 9 PM पे रिलीज कर देते हैं, तो कभी जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा इसमें शफलिंग कर लेंगे। आपको क्या टाइम कंफर्टेबल आपके लिए है? तो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करो यार, प्लीज इंटरेक्ट करते रहो, ताकि आपका काम भी आसान हो और हम लोग जो आप तक पहुंचा रहे हैं वो हम लोग भी आसानी से आप तक पहुंचा पाए। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। और अगर पसंद आया हो वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक लगता है तो कर लेना। थैंक यू।